गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा आज मैं पी ब्लॉक स्टार्ट करने जा रहा हूं और आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी को हम लोग रीड करेंगे और जितनी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी वो एनसीईआरटी में ही ऐड करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का पूरा वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन जो है पूरी एनसीईआरटी को रीड करेंगे और उसको पूरा समझेंगे और जो कुछ मुझे एक्स्ट्रा आपको बताना होगा वो मैं एनसीईआरटी में ही ऐड कराऊंगा। तो देखो क्या गिवन है पी ब्लॉक में एनसीईआरटी में। बोले इन क्लास 11th you have learned that the p block elements are placed in group 13 to 18 of the periodic table। इसमें आपने 11th क्लास में ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 की स्टडी की है और अब हम लोग ग्रुप नंबर 15 टू 18 मतलब 4 ग्रुप जो है वो +2 में डिस्कस होंगे, 15, 16, 17 एंड 18। Their valence shell electronic configuration is ns2np126 except helium which has 1s2 configuration। तो हीलियम को छोड़ करके जितने भी p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं सबका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np126 है। The properties of p block elements like that of others are greatly influenced by atomic sizes, ionization enthalpy, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बोल रहा है कि इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो जैसे बाकी एलिमेंट्स के केस में एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है, उसी तरीके से इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगी। द एब्सेंस ऑफ d orbitals in second period and presence of d or d and f orbital in heavier elements starting from third period onwards have significant effects on the properties of elements। तो जैसे आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट को तभी एक्सपैंड कर सकता है जब उसके वैलेंस शेल में d और d एंड f ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल और d एंड f ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो वो अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है। तो थर्ड एंड हायर पीरियड एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकते हैं बट सेकंड पीरियड एलिमेंट अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता।
तो यहां से भी इनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस अराइज होता है। In addition, the presence of all the three types of elements, metals, metalloids and non-metals, brings diversification in chemistry of these elements. तो अगर p ब्लॉक एलिमेंट्स को कंसीडर करें तो ये अकेला ऐसा ब्लॉक है जहां पे आपको मेटल, मेटलॉयड और नॉन मेटल तीनों एक साथ मिल जाते हैं। मेटल, मेटलॉयड और नॉन मेटल एक साथ अगर किसी ब्लॉक में मिलते हैं तो वो p ब्लॉक है। और p ब्लॉक एलिमेंट में अगर देखें तो 21 एलिमेंट्स इस ब्लॉक में वो नॉन मेटालिक होते हैं। मतलब डोमिनेंस अगर देखें तो नॉन मेटालिक एलिमेंट का है इस ब्लॉक में। इसलिए जो जनरल केमिस्ट्री है p ब्लॉक एलिमेंट की उसको नॉन मेटालिक केमिस्ट्री बोला जाता है। तो आगे देखो, बोले हैविंग लर्न द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 13 and 14 of the p block of periodic table in class 11th, you will learn the chemistry of the elements of subsequent groups in this unit. ठीक है, तो अब जरा देखो ग्रुप 15 एलिमेंट। सर हाँ बोलो। मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा सर, आज पता नहीं। अभी तो ऑन हुआ था। अभी एक बार भी नहीं हुआ सर, मैं तो 2-3 बार क्लिक कर बैठा हूँ, हो नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी आवाज से लग रहा है तुम ही हो। यस सर। कोई बात नहीं। तो अब देखो ग्रुप 15 एलिमेंट्स को सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो बोले ग्रुप 15 इंक्लूड्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी and bismuth. As we go down the group, there is a shift from non-metallic to metallic through metalloidic character. मतलब सबसे ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है वो क्या है? नॉन मेटालिक। बीच वाले मेटलॉयडिक, मेटलॉयड है, और नीचे वाले क्या है? मेटल्स। ठीक है, ऊपर वाले एलिमेंट्स नॉन मेटल, बीच वाले एलिमेंट मेटलॉयड, और नीचे वाले जो एलिमेंट्स है वो क्या है? मेटल्स है। तो यहां पे बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंड एंटीमनी मेटलॉइड्स एंड बिस्मथ इज अ टिपिकल मेटल। तो अगर ग्रुप 15 एलिमेंट को कंसीडर करें तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आता है। इसमें से बोल रहा है कि ये दोनों क्या है? नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल्स है। ये क्या है? मेटलॉइड्स। और ये है मेटल। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एन इनर्ट गैस, NS2, NP3, इनर्ट गैस NS2, NP3। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पेन है। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनर्ट गैस NS2, NP3। अब देखो, अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इसमें कुछ चेंज भी देखने को मिलता है। अब कहां पे चेंज देखने को मिलता है? जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस को अगर कंसीडर किया जाए तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए तो यही कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस NS2, NP3। आर्सेनिक और एंटीमनी को अगर कंसीडर करें, ठीक है, आर्सेनिक और एंटीमनी को अगर कंसीडर करें तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनर्ट गैस N-1 D10, इनर्ट गैस N-1 D10, NS2 NP3।
ठीक है, अगर आर्सेनिक और एंटीमनी को कंसीडर करें तो यहां पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इनर्ट गैस N-1 D10 NS2 NP3। मतलब यहां पे जो कोर कॉन्फ़िगरेशन है, कोर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है, यहां पे कोर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है। ठीक है, अब इसका इफेक्ट प्रॉपर्टी पे भी आपको दिखेगा। और अगर हम बिस्मथ की बात करें तो बिस्मथ के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इनर्ट गैस N-2 F14 N-1 D10 NS2 NP3। अब देखो यहां पे कोर कॉन्फ़िगरेशन फिर से चेंज हो गया, यहां पे कोर कॉन्फ़िगरेशन में फर्दर चेंज आया। अब इस चेंज का इफेक्ट इसकी प्रॉपर्टी पे दिखेगा। ठीक है, जो कोर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आप यहां पे देख रहे हो, इसका इफेक्ट इसकी प्रॉपर्टी पे भी ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो ये आप समझ करके चलना है। भले हम यहां पे लिख रहे हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस NS2 NP3 है, लेकिन उसमें भी क्या है? कोर कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। नाइट्रोजन और फास्फोरस का कोर कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखो तो सिर्फ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ही आता है, मतलब NH2 NP6। जबकि अगर आप यहां पे कंसीडर करते हो आर्सेनिक और एंटीमनी के केस में, तो आर्सेनिक और एंटीमनी के केस में कोर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है। क्या चेंज आ रहा है भाई? यहां पे आएगा N-1 S2 N-1 P6 N-1 D10 N-1 S2 N-1 P6 N-1 D10। तो इसकी ये जो N-1 D10 इन्वॉल्व हुआ है ना, इससे पुअर शील्डिंग इफेक्ट एराइज होगा, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट एराइज होगा तो ENC में एबनॉर्मल इंक्रीज देखने को मिलेगा। ENC वैल्यू जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू है वो एबनॉर्मली इंक्रीज करती है, और ENC इंक्रीज करने की वजह से फर्दर जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है उन पे इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। मैं एक बार आपको बोलूंगा कि आप जो है अपना जो +1 में जो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल में स्पेशली 2 प्रॉपर्टी को जरूर देखो, नहीं तो आपको उतनी कंफर्टेबिलिटी पी ब्लॉक के डिस्कशन में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज बार बार इन्वॉल्व होंगी। एक तो शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है और दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट है। शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ जाओ। ठीक है, और बाकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है सिर्फ उनका जनरल ट्रेंड आपके माइंड में होना चाहिए, जैसे एटॉमिक साइज का जनरल ट्रेंड, आयनाइजेशन एंथैल्पी का जनरल ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जनरल ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जनरल ट्रेंड, वो आपको पता होना चाहिए। बाकी जहां जहां पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एबनॉर्मलिटी है वो डिस्कशन जरूर आएगा। यहाँ पे आप जो पढ़ोगे तो वो डिस्कशन जरूर आएगा जहां जहां पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिलेगी, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब आगे देखो अकरेंस। अकरेंस तो बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन कंप्राइजेस 78% बाई वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब ये बात तो आपको पता ही है कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उसमें 78% कंट्रीब्यूशन किसका है? 78% कंट्रीब्यूशन बाई वॉल्यूम नाइट्रोजन का है। तो अगर बाई वॉल्यूम 78% है तो बाई मोल भी 78% होगा, और बाई प्रेशर भी 78% होगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई गैसियस मिक्सचर को कंसीडर किया जाए जिसका कंपोजिशन फिक्स है, अगर एक गैसियस मिक्सचर का कंपोजिशन फिक्स है, भले वहां पे गैसेस रिएक्टिंग है, बट अगर उनका कंपोजिशन फिक्स है, मतलब वो इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में उनका मोल फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन और प्रेशर फ्रैक्शन तीनों बराबर होते हैं। मोल फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन और प्रेशर फ्रैक्शन तीनों बराबर होते हैं। तो अगर हमने बोला कि यहाँ पे नाइट्रोजन का 78% बाई वॉल्यूम है, तो मतलब ये 78% बाई मोल भी होगा और ये 78% बाई प्रेशर भी होगा। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है
तो उसमें नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए? अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए? हाँ, 0.78 एटमॉस्फेयर, 0.78 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो बोला कि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन कंप्राइजेस 78% बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द अर्थ क्रस्ट। इन द अर्थ क्रस्ट इट अकर्स एज सोडियम नाइट्रेट, जिसको चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं, एंड पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको इंडियन सॉल्ट पीटर बोलते हैं। ओर की लिस्ट में भी आपने देखा था मेटलर्जी में। इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्रोटीन्स के फॉर्म में ये प्लांट और एनिमल के अंदर मिलता है। फास्फोरस अकर्स इन मिनरल्स ऑफ द एपेटाइट फैमिली। एपेटाइट फैमिली का जनरल फॉर्मूला बताया था, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, Ca9PO46.CaX2। हमने इसको कैसे लिखा था? Ca3PO4 ट्वाइस होल थ्राइस डॉट CaX2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Ca3PO4 ट्वाइस होल थ्राइस डॉट CaX2। ठीक है, तो ये एपेटाइट का जनरल फॉर्मूला है। इसमें X बदलता है। X अगर फ्लोरीन है तो फ्लोर एपेटाइट बोलते हैं, क्लोरीन है तो क्लोर एपेटाइट बोलते हैं, अगर X OH ग्रुप है तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोलते हैं। तो यहां पे X फ्लोरीन, क्लोरीन और OH ग्रुप हो सकता है। फ्लोर एपेटाइट which are the main components of phosphate rocks. Phosphorus is an essential constituent of animal and plant matter। मतलब ये याद रखना कि जो फॉस्फेट रॉक्स होती हैं उनका मेन कंपोनेंट फ्लोर एपेटाइट है। ठीक है, मेन कंपोनेंट ऑफ फॉस्फेट रॉक इज फ्लोर एपेटाइट। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। Phosphorus is an essential constituent of animal and plant matter. It is present in bones as well as in living cells. Phosphoproteins are present in milk and eggs. Arsenic, antimony and bismuth are found mainly as sulfide minerals. तो ये सल्फाइड मिनरल्स के फॉर्म में मिलते हैं। कौन कौन? आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। As2S3, Bi2S3 and Sb2S3. The important atomic and physical properties of these group elements along with their electronic configuration are given in table 7.1। अब यहाँ पे एक टेबल गिवन है। इस टेबल के अंदर जो है, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यूज गिवन है। तो आपको इस ट्रेंड को देख करके ये समझना है कि कहां कहां पे पीरियोडिक प्रॉपर्टी की वैल्यू में एबनॉर्मलिटी दिख रही है, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करनी है कि वो एबनॉर्मलिटी किस वजह से एराइज हो रही है। ठीक है, तो अब एटॉमिक नंबर में तो कोई एबनॉर्मलिटी हो नहीं सकती। एटॉमिक मास को अगर आप देखो तो ठीक है, एटॉमिक मास इंक्रीज ही करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके साथ मैच करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है नाइट्रोजन के लिए? हीलियम 2s2 2p3। फास्फोरस के लिए क्या है? नियॉन 3s2 3p3। सेम कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो, आर्सेनिक के लिए क्या है? आर्गन 3d10। आर्गन इनर्ट गैस की जगह पे आर्गन n-1 3 हो गया तो 3d10, फिर 4s2 4p3, 4s2 4p3। उसके बाद एंटीमनी के लिए क्या है? क्रिप्टन 4d10 5s2 5p3। ठीक, फिर उसके बाद आ गया बिस्मथ। अब बिस्मथ के लिए क्या है? जेनॉन, फिर 4f14। ठीक है, जेनॉन 4f14। उसके बाद क्या है? 5d10 6s2 6p3। आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड को देखो। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू
अब अगर आप याद करो तो जब हम ग्रुप 15 एलिमेंट और ग्रुप 16 एलिमेंट की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करते हैं तो ग्रुप 15 एलिमेंट की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा मिलती है। ग्रुप 15 एलिमेंट की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है ग्रुप 16 एलिमेंट के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि ग्रुप 15 एलिमेंट के अंदर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है और आपको पता है कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन पजेस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अब वो डिस्कशन भी आएगा जब आप ग्रुप 15 और ग्रुप 16 एलिमेंट को कंपेयर करोगे। बट जब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात आती है तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड में क्या होता है? ग्रुप 16 एलिमेंट की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 17 एलिमेंट और ग्रुप 15 एलिमेंट दोनों से ज्यादा होती है, क्योंकि तब ग्रुप 16 एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड हो जाएगा और ग्रुप 17 एलिमेंट हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने वाला होगा आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रुप 15 एलिमेंट का हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी डिसरप्ट हो चुका होगा। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को अगर आप देखो तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी यहां पे नाइट्रोजन के लिए 1402, फास्फोरस के लिए 1012, आर्सेनिक के लिए 947, एंटीमनी के लिए 834 और बिस्मथ के लिए 703 है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू यहां पे डिक्रीज कर रही है कॉन्टिन्यूअसली। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को देखो तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन के लिए 2856, फास्फोरस के लिए 1903, आर्सेनिक के लिए 1798, एंटीमनी के लिए 1595। यहां तक तो सब ठीक है। बिस्मथ में ये इंक्रीज करके 1610 ऑब्जर्व हो रही है। अब ये एंटीमनी और बिस्मथ में आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड है आप देखो वो चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन के लिए 4577, फास्फोरस के लिए 2910, आर्सेनिक के लिए 2736, एंटीमनी के लिए 2443, बिस्मथ के लिए अगेन इंक्रीज कर रहा है 2466। यानी कि सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बिस्मथ की एंटीमनी से ज्यादा है। ये एक एबनॉर्मल ट्रेंड है। ठीक है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बिस्मथ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एंटीमनी। ये एक एबनॉर्मल ट्रेंड है। तो ऑब्वियसली इस एबनॉर्मल ट्रेंड का वजह क्या होना चाहिए? इसका वजह होना चाहिए ये कोर कॉन्फ़िगरेशन। जो कोर कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हो ये कोर कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे टोटल 24 इलेक्ट्रॉन है जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इन 24 इलेक्ट्रॉन्स का जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या कर रहा है? ईएनसी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ईएनसी जो है वो साइज को मोर देन कंपनसेट कर देती है। भाई अगर आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओ तो साइज बढ़ना चाहिए और साइज अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में एक्सेप्शनल इंक्रीज देखने को मिलेगा और वो जो एक्सेप्शनल इंक्रीज होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में वो साइज के इंक्रीज होने का इफेक्ट को कंपनसेट कर देगा। साइज बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए और ईएनसी बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। तो इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर डोमिनेट कर रहा होगा, इस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है। ये होना चाहिए इसका एक्सप्लेनेशन। फिर आप देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है। तो नाइट्रोजन के लिए 3, फास्फोरस के लिए 2.1, बहुत ज्यादा चेंज है नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में, 0.9 यूनिट का चेंज है। उसके बाद सिर्फ 0.1 यूनिट का चेंज है आर्सेनिक में, फिर 0.1 यूनिट का चेंज, फिर कांस्टेंट। इसका मतलब अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा चेंज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में ऑब्जर्व हो रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्यों हो रहा है ऐसा? उसके पीछे नाइट्रोजन और फास्फोरस के साइज में जो एबनॉर्मल चेंज होता है वो साइज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो डायरेक्टली साइज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो क्योंकि फास्फोरस का साइज नाइट्रोजन के कंपेयर में काफी बड़ा होता है, इसलिए फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से एक्सेप्शनली लो है, लेकिन उसके बाद साइज में उतना वेरिएशन नहीं होता। इस वजह से इलेक्ट्रॉन और फिर दूसरे फैक्टर्स भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को गवर्न कर रहे होते हैं, तो इस वजह से आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। कोवेलेंट रेडियस आप देखो, इससे आपको और एफिशिएंटली पता चलेगा। नाइट्रोजन के लिए 70 और फास्फोरस के लिए 110, 40 यूनिट का इंक्रीज हुआ है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि लगभग जो फास्फोरस का साइज है वो नाइट्रोजन से 1.5 टाइम्स ग्रेटर है, 1.5 टाइम्स ग्रेटर है। और उसके बाद आप देखो फास्फोरस और आर्सेनिक में सिर्फ 11 यूनिट का चेंज हो रहा है। उसके बाद आर्सेनिक और एंटीमनी में 20 यूनिट का चेंज, और एंटीमनी और बिस्मथ में 7 यूनिट का चेंज हो रहा है। क्या सबसे ज्यादा चेंज इन साइज नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में ऑब्जर्व हो रहा है, इसीलिए सबसे ज्यादा चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में ऑब्जर्व हो रही है। अभी एक बार मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर ये सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस हुई हैं, तो उसी के साथ इसका डिटेल भी देख लेंगे। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस में यहां पे वैल्यूज के साथ कुछ सुपरस्क्रिप्ट भी गिवन है। अब वो सुपरस्क्रिप्ट क्या सिग्निफाई कर रहे हैं वो नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे यहां पे बी के बारे में इन्होंने बोला है, बी का मतलब हो गया कि 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, और सी का मतलब हो गया, हाँ बी का मतलब 3 नेगेटिव है और सी का मतलब 3 पॉजिटिव है। बी का मतलब 3 नेगेटिव और सी का मतलब 3 पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आयनिक रेडियस नाइट्रोजन 3 नेगेटिव का 171 पिकोमीटर बता रहे हैं, फास्फोरस 3 नेगेटिव का 212 पिकोमीटर, आर्सेनिक 3 नेगेटिव का 222 पिकोमीटर, और एंटीमनी 3 पॉजिटिव का 76 पिकोमीटर, और बिस्मथ 3 पॉजिटिव का 103 पिकोमीटर। तो ध्यान देना, एंटीमनी और बिस्मथ के केस में तो कैटायन का डेटा है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक के केस में एनायनिक डेटा गिवन है, इसलिए साइज में इतना ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान देने की है कि एंटीमनी और बिस्मथ का जो कैटायनिक रेडियस है, उसमें बिस्मथ का कैटायनिक रेडियस एक्सेप्शनली लार्ज है। अब इसके पीछे भी यही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, इसके पीछे भी ये कोर कॉन्फ़िगरेशन रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। ठीक है, इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट डेटा गिवन है। तो नाइट्रोजन के साथ स्टार बना हुआ है, स्टार का मतलब ये गैसियस फॉर्म में मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, अच्छा ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के रिगार्डिंग बोल रहे हैं। तो नाइट्रोजन के केस में 63 केल्विन है, और फास्फोरस के केस में 317, साथ में डी लिखा हुआ है। तो डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है इसका एलोट्रॉप, व्हाइट फास्फोरस सॉलिड। ठीक है, नाइट्रोजन गैस होता है और फास्फोरस सॉलिड होता है, तो ये व्हाइट फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट है। और फिर उसके बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक के केस में 1089 और साथ में ई लिखा हुआ है। ई का मतलब है कि अल्फा ग्रे, ये भी इसका एलोट्रॉप है आर्सेनिक का। और फिर उसके बाद एंटीमनी के लिए 904 और बिस्मथ के लिए 554। तो ये इनके मेल्टिंग पॉइंट का डेटा है, मेल्टिंग पॉइंट डेटा यहां पे गिवन है। बॉइलिंग पॉइंट को अगर देखें तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, 77.2 केल्विन नाइट्रोजन के लिए,
554 केल्विन फास्फोरस के लिए, 888 केल्विन आर्सेनिक के लिए, 1860 केल्विन एंटीमनी के लिए एंड 1837 केल्विन बिस्मथ के लिए। तो आप देख रहे हो कि वैल्यू जो है वो लगातार इंक्रीज कर रही है, ये वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। और फिर डेंसिटी डेटा यहाँ पे गिवन है, नाइट्रोजन के लिए 0.879 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फास्फोरस के लिए 1.823 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आर्सेनिक के लिए 5.778 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देखो फास्फोरस और आर्सेनिक में जो डेंसिटी है वो एक्सेप्शनली इंक्रीज कर रही है। फास्फोरस और आर्सेनिक में डेंसिटी में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखो तो आर्सेनिक और एंटीमनी में डेंसिटी में उतना वेरिएशन नहीं है, लेकिन फिर डेंसिटी में वेरिएशन एंटीमनी और बिस्मथ के बीच में सफिशिएंटली लार्ज दिख रहा है। और अगर आप देखो तो ये जैसे फास्फोरस और आर्सेनिक के डेंसिटी में इतना ज्यादा चेंज क्यों ऑब्जर्व हो रहा है? देखो फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन ये है, इनर्ट गैस NH2NP3, और आर्सेनिक का इनर्ट गैस N-1 D10 NH2NP3। ये वाले जो 10 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, नेचर में क्या व्हाइट फास्फोरस, अभी ये सारा डिस्कशन करेंगे बेटा, अभी ये सारा डिस्कशन करेंगे, पूरा एलोट्रॉप्स का कंपैरिजन भी करेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। तो देखो यहां पे क्या है, फास्फोरस और आर्सेनिक के डेंसिटी में इतना ज्यादा चेंज क्यों है? उसके लिए आप इनका कॉन्फ़िगरेशन देखो, तो कोर कॉन्फ़िगरेशन में यहां पे N-1 D10 ऑब्जर्व हो रहा है। ये जो 10 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो डी ऑर्बिटल में, ये 10 इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग इफेक्ट यहां पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इस पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सेप्शनली इंक्रीज करेगा। इससे क्या होगा, साइज जो है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे साइज में ज्यादा इंक्रीज, लेकिन साइज जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाता है। आप अगर याद करो तो अगर ये एल्युमिनियम और गैलियम का साइज को कंपेयर करते हैं, तो गैलियम का साइज एल्युमिनियम से स्लाइटली छोटा होता है। पीरियोडिक टेबल में ये बात हमने स्पेशली इसको डिस्कस किया था कि एल्युमिनियम और गैलियम को अगर कंसीडर करें तो गैलियम का साइज एल्युमिनियम से स्लाइटली स्मॉल है, जबकि होना क्या चाहिए था, गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए था। तो उसके पीछे भी यही पुअर शील्डिंग इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल था। सेम इफेक्ट फास्फोरस और आर्सेनिक में यहां पे दिखेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आर्सेनिक का साइज ऑलमोस्ट फास्फोरस के साइज के बराबर रहता है, जबकि एटॉमिक मास में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है। तो एटॉमिक मास में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया और एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा, इस वजह से डेंसिटी एबनॉर्मली इंक्रीज कर जाती है। और वही चीज आपको यहां पे एंटीमनी और बिस्मथ में दिखेगी। एंटीमनी और बिस्मथ को अगर आप देखो तो फिर से कोर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है। बिस्मथ में पुअर शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये 14 इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो इनका जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है वो साइज को क्या करेगा, साइज को ये और यहां पे साइज जो है वो डिक्रीज कर जाता है, और साइज डिक्रीज करने की वजह से क्या होता है, एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है और साइज डिक्रीज कर रहा है, इस वजह से डेंसिटी में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट होता है। तो दो जगह पे डेंसिटी के ट्रेंड में एबनॉर्मलिटी है, एक तो एंटीमनी और बिस्मथ के बीच में, और दूसरा फास्फोरस और आर्सेनिक के बीच में। और ये आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे समझ सकते हो। तो ये बात आपको समझ में आ रही है बेटा, फास्फोरस और आर्सेनिक की डेंसिटी में एबनॉर्मल इंक्रीज क्यों हो रहा है, और एंटीमनी और बिस्मथ की डेंसिटी में एबनॉर्मल इंक्रीज क्यों हो रहा है, ये समझ में आ रहा है?
अब जरा आगे देखो, बोले ट्रेंड्स ऑफ सम ऑफ द एटॉमिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप्स आर डिस्कस्ड बिलो। ट्रेंड्स ऑफ सम ऑफ द एटॉमिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप्स आर डिस्कस्ड बिलो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया जा रहा है। तो बोले द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज ns2 np3। the s orbital in these elements is completely filled and p orbitals are half filled, making their electronic configuration extra stable। अब ये बात तो आप समझते ही हो, half filled and fully filled configuration possess extra stability। atomic and ionic radii, तो बोला कि covalent and ionic in a particular state, covalent and ionic radii increase in size down the group। यही ट्रेंड होना चाहिए। कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप। तो साइज का क्या वेरिएशन होता है? साइज ऑफ एटम Rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड। वैसे जेड की जगह पे हमें जेड स्टार कंसिडर करना चाहिए, n स्क्वायर बाई जेड स्टार एंगस्ट्रॉम। Rn is equal to 0.529 into n square upon z star angstrom। तो बोला कि कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हो तो ऊपर से नीचे जाने पे n इंक्रीज कर रहे हैं, ये n इंक्रीज कर रहे हैं, और n अगर इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली n स्क्वायर इंक्रीज करेगा। इससे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साइज को इंक्रीज करना चाहिए, साइज में भी इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन अगर साइज में कोई एबनॉर्मल ट्रेंड आएगा तो वो इसकी वजह से आएगा, क्योंकि हम ग्रुप में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है। तो मतलब हम ये मान करके चलते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कोई रोल है नहीं साइज के वेरिएशन में, हम इसका ट्रेंड को क्या मानते हैं? कांस्टेंट। बट ऐसा होगा नहीं। जहां जहां पे ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट वाला फैक्टर आएगा वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो इंक्रीज करेगा, तो फिर इसका इंक्रीज जो है एन स्क्वायर के इंक्रीज को कंपनसेट करेगा। जेड स्टार का इंक्रीज एन स्क्वायर के इंक्रीज को कंपनसेट करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में साइज एक्सपेक्टेशन से कम इंक्रीज करेगा या कांस्टेंट रह सकता है, कई बार डिक्रीज भी कर जाता है। ठीक है, इस बात को आप इसको समझ पा रहे हो ना? अगर हम बोल रहे हैं कि एन इंक्रीज कर रहा है और जेड स्टार कांस्टेंट है, इसका मतलब कि जो साइज का वेरिएशन होगा उसको किसको गवर्न करना चाहिए? एन को गवर्न करना चाहिए। और एन अगर साइज का वेरिएशन को गवर्न कर रहा है तो इस हिसाब से साइज को इंक्रीज करना चाहिए। बट यहां पे हमने ये मान करके एनालिसिस की कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट है, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू हमेशा कांस्टेंट नहीं रह सकती। जब जब ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट वाले फैक्टर्स आएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू इंक्रीज करेगी। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसके इंक्रीज होने का क्या इफेक्ट हो सकता है? या तो ये एन स्क्वायर के इंक्रीज होने का इफेक्ट को पार्शियली कंपनसेट करे। अगर पार्शियली कंपनसेट करेगा तो साइज एक्सपेक्टेशन से कम इंक्रीज करेगा। अगर ये फुली कंपनसेट करता है तो साइज कांस्टेंट रहेगा, और अगर ये मोर देन कंपनसेट करेगा तो साइज डिक्रीज करेगा। तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जेड स्टार का इंक्रीज एन स्क्वायर के इंक्रीज को अगर पार्शियली कंपनसेट कर रहा है तो साइज एक्सपेक्टेशन से कम इंक्रीज करेगा। अगर ये कंप्लीट फुली कंपनसेट कर रहा है तो साइज सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और अगर मोर देन कंपनसेट करेगा तो साइज डिक्रीज करेगा। इसको अपने दिमाग में बैठा लो, और अगर ये बात आपको समझ में आ जाएगी ना, तो फिर उसके बाद आपको ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो एबनॉर्मलिटी आ रही है उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो अब आगे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, बोला देयर इज अ considerable increase in covalent radius from nitrogen to phosphorus. However, from arsenic to bismuth, only a small increase in covalent radius is observed. This is due to the presence of completely filled D and or F orbitals in heavier members. ये ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस का मतलब ये पुअर शेडिंग इफेक्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, तो ये एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई वाला पॉइंट क्लियर हो गया. एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का कॉन्सेप्ट क्लियर. चलो अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी. बोल रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. Ionization enthalpy decreases down the group due to gradual increase in atomic size. अब जरा देखते हैं बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन को कौन सा एक्सप्रेशन गवर्न करता है. आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इक्वल टू 13.6 into Z star square upon n square electron volt. Ionization enthalpy is equal to 13.6 into Z star square upon n square electron volt. तो आप देख रहे हो कि यहां पे अगर n बढ़ेगा, अगर आप n इंक्रीज कर रहे हो, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे n बढ़ रहा है, तो अगर n इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिक्रीज करना चाहिए अगर सिर्फ n इसको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि जनरल ट्रेंड क्या है, Z स्टार इज कांस्टेंट. बट अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी में कोई गड़बड़ होती है तो उसके लिए अगेन Z स्टार ही रिस्पॉन्सिबल होगा. तो Z स्टार की जो एबनॉर्मलिटी है उसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज में भी एबनॉर्मलिटी आएगी. तो ionization enthalpy decreases down the group due to gradual increase in atomic size because of the extra stable half-filled p orbital electronic configuration and smaller size. The ionization enthalpy of the group 15 element is much greater than that of group 14 element. तो ग्रुप 14 एलिमेंट का डेटा +1 एनसीईआरटी में है, उसके साथ अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड्स. अभी इन्होंने ग्रुप 16 के साथ कंपैरिजन नहीं बताया क्योंकि अभी ग्रुप 16 को डिस्कस नहीं किया है. बट अगर हम ट्रेंड देखें तो ट्रेंड क्या है, ग्रुप 15 के लिए वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर ग्रुप 16, ठीक है, उसके बाद ग्रुप 14, और अगर ग्रुप 17 को कंसीडर कर तो ग्रुप 17 जो है वो ग्रुप 15 से भी ऊपर आता है. ग्रुप 17 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 से ज्यादा होगी. तो ग्रुप 17, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 14 और ग्रुप 13 जो है वो सबसे कम पी ब्लॉक में. ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड मैंने लिखा हुआ है. फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ये ट्रेंड है. तो बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन एंड स्मॉलर साइज, द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट इज मच ग्रेटर than that of group 14 elements in the corresponding period. The order of successive ionization enthalpies as expected is, अब ये बात तो आपको पता ही है कि IE1 से IE2 हमेशा बड़ा होगा, IE2 से IE3 बड़ा होगा, IE3 से IE4 बड़ा होगा एंड सो ऑन. तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू को अगर आप देखोगे तो वो इंक्रीज करती है.
इनके सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड जरा बताना, इनके सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड बताना क्या होना चाहिए। देखे कितनी बात आपको याद है। सिक्सटीन, 17, 15, 14, 13, 16, 17, 15, 14, 13। अच्छा, ग्रुप 16 एलिमेंट की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ग्रुप 17 एलिमेंट, ठीक है, फिर ग्रुप 15 एलिमेंट, यहां तक तो ठीक। 14 और 13 को कंपेयर करते हैं। तो जैसे 14 से हमने कार्बन को लिया और 13 से बोरॉन को लिया, तो बोरॉन का बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p1, लेकिन उसमें से एक निकल चुका है इलेक्ट्रॉन, तो अभी बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन पॉजिटिव के फॉर्म में है 1s2 2s2, ठीक है। और अगर हम कार्बन को कंसीडर करें तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन कार्बन पॉजिटिव के फॉर्म में क्या होगा 1s2 2s2 2p1। अब अगर आप यहां पे देखो तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का निकल रहा है वो 2p से निकल रहा है, और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन बोरॉन का 2s से निकल रहा है। और आपको पता है 2s ऑर्बिटल इज मोर पेनिट्रेटिंग देन दैट ऑफ 2p ऑर्बिटल। आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिसाइड करने में पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल का भी अपना रोल होता है। तो क्योंकि s ऑर्बिटल मोर पेनिट्रेटिंग है, इसलिए s ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होगा विद द न्यूक्लियस, और टाइटली हेल्ड होगा विद द न्यूक्लियस मतलब उस इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन की कार्बन से ज्यादा होनी चाहिए। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन की कार्बन से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब यहां पे चेंज होगा 13 फिर 14। क्लियर हुआ बेटा। इसीलिए बोल रहा हूं एक बार पूरा पीरियोडिक टेबल का जो नोट्स है ना वो रिवाइज कर लेना। रिवाइज कर लोगे अगर अच्छे से तो बस ये समझ लो कि आप एक स्टोरी पढ़ रहे हो। तो ये तो हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिस्कशन। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बोल रहा है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू in general decreases down the group with increasing atomic size. However, amongst the heavier elements, the difference is not that much pronounced. तो वैसे तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, और साइज पे इसका सीधा सीधा डिपेंडेंस होता है। तो क्योंकि साइज जो है वो टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज कर रही है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन साइज के साथ साथ अगर आप देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफिनीशन को अगर आप रिकॉल करो तो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ।
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की बात आती है तो ऑब्वियसली उसको अट्रैक्ट करने में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रोल रहेगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रोल रहेगा अलोंग विद साइज। तो इसकी वजह से क्या होता है कि भाई साइज तो इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करनी चाहिए। लेकिन अगर वो कांस्टेंट रहती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अगर कांस्टेंट रहती है, तो उसको कांस्टेंट बनाने के पीछे वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर हो गया बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिस्कशन? आपसे अगर ये पूछा जाता है कि एंटीमनी और बिस्मथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट क्यों है, तो उसके कांस्टेंट होने के पीछे साइज का वेरिएशन और साथ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वेरिएशन दोनों रिस्पॉन्सिबल हो। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन आता है। तो बोल रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक। डाइनाइट्रोजन इज अ डाइएटॉमिक गैस while all others are solids। तो नाइट्रोजन जो है वो N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी सब जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स। सर ये कौन है? तो ये नमूना है क्या? लीव हो गया सर अब तो। वेटिंग रूम इनेबल्ड है ना? हाँ सर है, अक्षत के नाम से आया था वो, तो मैंने सोचा चंडीगढ़ से है। संभवी भी वेटिंग रूम में थी इसलिए मैंने कर दिया था। भाई तो ध्यान अभी दिया हट। करो इस चीज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो देखो बेटा, बोले ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक। डाइनाइट्रोजन इज अ डाइएटॉमिक गैस while all others are solids. Metallic character increases down the group. Nitrogen and phosphorus are non-metals, arsenic and antimony metalloids, and bismuth is a metal. This is due to decrease in ionization enthalpy and increase in atomic size. तो अगर हम metallic character को consider करें तो metallic character
metallic character is directly proportional to electropositivity of element. Metallic character is directly proportional to electropositivity of element. और electropositivity of element को अगर कंसीडर करें तो it is inversely proportional to ionization energy. It is inversely proportional to ionization enthalpy. जितनी कम ionization enthalpy होगी उतना easily element electron lose करेगा, positive charge acquire करेगा. ठीक है, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी साइज पे भी डिपेंड करेगी. तो साइज अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो कम होगी, साइज अगर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन. नहीं, ये गलत हो गया. Metallic character is inversely proportional to ionization enthalpy and directly proportional to size. Directly proportional to size होना चाहिए. तो यहां पे बोल रहे हैं कि this is due to decrease in ionization enthalpy. Ionization enthalpy decrease कर रही है and increase in atomic size. Size increase कर रहा है. The boiling points in general increase from top to bottom in the group, but the melting point increases up to arsenic and then decreases up to bismuth. Except nitrogen, all the elements show allotropy. अब ये जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन में कंट्राडिक्शन है. ठीक है, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हायर लेवल की बुक्स हैं, हायर लेवल की बुक्स जो है इससे डिफरेंट इंफॉर्मेशन बोलती है. बट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलोट्रॉपी दिखाते हैं. ठीक है, तो यहां पे कंट्राडिक्शन है. तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि बिस्मथ जो है वो एलोट्रॉपी नहीं दिखाता. मतलब बिस्मथ की अगर बात करें तो बिस्मथ जो है वो एलोट्रॉपी दिखाता है. हाँ, बेसिकली क्या है कि यहां पे लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन जो है वो एलोट्रॉपी नहीं दिखाता, बाकी सारे एलिमेंट्स एलोट्रॉपी दिखाते हैं. लेकिन जो फॉरेन ऑथर बुक है उसमें ये लिखा हुआ है कि बिस्मथ एलोट्रॉपी नहीं दिखाता, बाकी सारे एलिमेंट्स एलोट्रॉपी दिखाते हैं. इनफैक्ट नाइट्रोजन के दो एलोट्रॉप्स भी डिफाइंड है, अल्फा नाइट्रोजन एंड बीटा नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के दो एलोट्रॉप्स भी डिफाइंड है, अल्फा नाइट्रोजन एंड बीटा नाइट्रोजन. तो इस पॉइंट को आप अलग से नोट में लिख लेना. इसमें लिख लो, in other books it is stated that except bismuth all other group 15 elements show allotropy. All other group 15 elements show allotropy. अब स्पेशली नाइट्रोजन का एलोट्रॉप क्या है उसके बारे में लिख लो. Allotrops of nitrogen are alpha nitrogen which possess cubic structure,
which possess cubic structure, and beta nitrogen, which possess hexagonal crystal structure. Which possess hexagonal crystal structure. अल्फा नाइट्रोजन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्यूबिक, और बीटा नाइट्रोजन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेक्सागोनल। तो मतलब सिर्फ ये कहानी नहीं सुना रहे आपको, पूरा एविडेंट के साथ पूरा एविडेंस भी बता रहे हैं कि अल्फा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन करके दो एलोट्रॉप एग्जिस्ट करते हैं, बिस्मथ का कोई एलोट्रॉप एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब ऐसा कंट्राडिक्शन आएगा तो फिर एनसीईआरटी को ही सही माना जाएगा। अब देखो, इसमें अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के कई सारे एलोट्रॉप्स ऑब्जर्व होते हैं। लिख लो, एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस आर, एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस आर व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस। ये सब नेम जो बता रहा हूं ये सब एनसीईआरटी में गिवन है। अल्फा ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस, एंड हिटॉर्फ फास्फोरस। हिटॉर्फ, HITORF, हिटॉर्फ फास्फोरस। ठीक है, ये फास्फोरस के एलोट्रॉप्स हैं। आर्सेनिक के एलोट्रॉप की बात करें तो 3 है। आर्सेनिक के 3 एलोट्रॉप हैं, लिख लो, ग्रे, येलो एंड ब्लैक। ग्रे, येलो एंड ब्लैक। ग्रे आर्सेनिक, येलो आर्सेनिक एंड ब्लैक आर्सेनिक। ठीक है, और अगर एंटीमनी को कंसीडर करें, लिख लो, एंटीमनी के केस में मेटालिक, मेटालिक एंटीमनी एंड येलो, येलो एक्सप्लोसिव फॉर्म होता है, मतलब अनस्टेबल होता है, येलो एक्सप्लोसिव फॉर्म। ठीक है, तो ये इनके एलोट्रॉप्स हैं। बाकी इसमें फास्फोरस का जो एलोट्रॉप है उसका पूरा डिटेल आपको यहां पे देखना है, उसको काफी अच्छे से एनसीईआरटी में डिस्कस भी किया गया है। तो एटलीस्ट एनसीईआरटी में जितनी बात है उतना तो आपको समझना ही है, और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। आप जरा देखो, इसमें इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे जनरल ट्रेंड तो बता दिया, बट इस जनरल ट्रेंड में मेल्टिंग पॉइंट का जो वेरिएशन है, मेल्टिंग पॉइंट के वेरिएशन में आपने देखा कि पहले मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, उसके बाद डिक्रीज करता है। पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट का अगर आप ट्रेंड देखो तो बॉइलिंग पॉइंट लगातार इंक्रीज कर रहा है। सिर्फ एक जगह पे थोड़ी एबनॉर्मलिटी आ रही है, वो है एंटीमनी और बिस्मथ के बीच में। तो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड में चेंज क्यों दिख रहा है? मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, जबकि बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या है? बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। एबनॉर्मलिटी कहां है? बिस्मथ में। तो अब जरा इस पे बेस्ड एक इंफॉर्मेशन आप नोट करो, ठीक है? लिखो, लिखो, द लोअर वैल्यूज of melting point, the lower values of melting point of bismuth and antimony, the lower values of melting point of bismuth and antimony than that of arsenic
are explained on the basis of their tendency to form three covalent bond instead of 5 covalent bond. 3 covalent bond instead of 5 covalent bond due to inert pair effect. लिखो, this brings weak forces of attraction. Between their molecules in solid state. Leading to decrease in melting point. तो आप यहां पे देख सकते हो, जैसे ग्रुप 15 एलिमेंट है, तो ग्रुप 15 एलिमेंट के लिए 2 ग्रुप वैलेंसीज होंगी. कौन कौन सी? 3 एंड 5. ग्रुप वैलेंसीज यहां पे क्या होंगी? 3 एंड 5. अब अगर उस ग्रुप वैलेंसी के करस्पॉन्डिंग देखें तो आपको पता है कि ऊपर से नीचे जाने पे जो लोअर वैलेंसी है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है. लोअर वैलेंसी की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, हायर वैलेंसी की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. याद आ रहा है ये सब कुछ? ये इंफॉर्मेशन आप रिकॉल कर पा रहे हो? ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है कि आर्सेनिक तक तो ठीक है कि आर्सेनिक तक जो है 5 वैलेंसी जो है मतलब वो स्टेबल फॉर्म में ऑब्जर्व होती है. इनफैक्ट अगर हम एंटीमनी की बात करें तो एंटीमनी क्या है? वो 5 वैलेंसी और 3 वैलेंसी दोनों के करस्पॉन्डिंग कंपाउंड फॉर्म करता है. एंटीमनी जो है वो 5 वैलेंसी और 3 वैलेंसी दोनों के करस्पॉन्डिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है. और उसमें भी अगर आप देखो तो 5 वैलेंसी रिलेटिवली मोर स्टेबल होती है, बट बिस्मथ के केस में तो क्लियरली वैलेंसी 5 जो है वो अनस्टेबल होती है. इसके लिए स्टेबल वैलेंसी कौन सी है? 3. तो बिस्मथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करना चाहता है. एंटीमनी के केस में क्या है? 5 और 3 का एक कंफ्यूजन है. लेकिन अगर आप आर्सेनिक को देखोगे तो आर्सेनिक के लिए जो 5 वैलेंसी है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगी 3 के कंपेयर. तो यहां तक तो 5 वैलेंसी ऑब्जर्व हो रही है. ध्यान देना, दो फैक्टर गवर्न कर रहे हैं. एक तो 5 वैलेंसी है, मतलब जो मॉलिक्यूल बनेगा उसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, क्योंकि एक एक एटम 5-5 एटम के साथ जुड़ना चाहता है. तो एक एटम अगर 5 एटम के साथ जुड़ना चाहता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा. मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा. मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, वॉन्डवाल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होगी. वॉन्डवाल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होंगे. बट यहां पे क्या है? एंटीमनी के केस में मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम कम होंगे और इसमें और कम होंगे. तो इससे क्या होगा? मॉलिक्यूलर साइज डिक्रीज करेगा. तो क्या होगा? वॉन्डवाल फोर्सेस वीक होंगे, और अगर वॉन्डवाल फोर्सेस वीक होंगे तो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा. ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है आपको? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब आप देखो केमिकल प्रॉपर्टीज.
तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, ये डिस्कशन है। इसमें बोला द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर -3, +3 एंड +5, -3, +3 एंड +5. The tendency to exhibit -3 oxidation state decreases down the group. Obvious ही बात है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है, और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है तो एलिमेंट जो है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को नहीं एक्वायर करना चाहेगा। तो जो ऊपर वाले एलिमेंट होंगे वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्वायर करना चाहेंगे, नीचे वाला जो एलिमेंट है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्वायर नहीं करना चाहेगा। वैसे भी आप सोचो कि मेटल है, जैसे बिस्मथ तो क्लियरली मेटल बोला जा रहा है, तो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता बल्कि इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर -3, +3 and +5. The tendency to exhibit -3 oxidation state decreases down the group due to increase in size and metallic character. In fact, last member of the group, bismuth, hardly forms any compound in -3 oxidation state. बिस्मथ के बारे में बोला जा रहा है कि बिस्मथ जो है वो हार्डली कोई कंपाउंड -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में फॉर्म करता है। The only well characterized bismuth 5 compound is BiF5. बिस्मथ का जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में स्टेबल कंपाउंड है वो BiF5 है। The stability of +5 oxidation state decreases and that of +3 state increases due to inert pair effect. Due to inert pair effect down the group. Nitrogen exhibits +1, +2 and +4 oxidation state also when it reacts with oxygen. अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो बोला नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं उनमें ऑक्साइड के फॉर्म में वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी एक्वायर करता है। जैसे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में क्या है कंपाउंड इसका? N2O। +2 के फॉर्म में क्या है कंपाउंड? NO। ठीक है। +3 के फॉर्म में क्या है? N2O3। +4 के फॉर्म में NO2। +5 के फॉर्म में N2O5। तो नाइट्रोजन exhibits +1, +2, +4 oxidation state also when it reacts with oxygen. Phosphorus also shows +1 and +4 oxidation state in some oxo acids. अगर फास्फोरस को कंसीडर करें तो +3 और +5 के साथ साथ +1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी एक्वायर करता है। तो जरा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में फास्फोरस का कंपाउंड बताना। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में फास्फोरस का कंपाउंड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, सही है, H3PO2, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और +4 के फॉर्म में H4P2O6, H4P2O6। H4P2O6।
ये स्ट्रक्चर है H4P2O6 का। यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो बोल रहा है कि फास्फोरस +1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी ऑक्सो एसिड के अंदर एक्वायर करता है। ये एक ऑक्सो एसिड है, H3PO2 भी ऑक्सो एसिड है। In case of nitrogen, all oxidation states from +1 to +4 tend to disproportionate in acid solution। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। बोल रहा है कि नाइट्रोजन की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो +1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में है, वो डिस्प्रपोर्शनेट होती है एसिडिक सोल्यूशन में। ठीक है? इन केस ऑफ नाइट्रोजन, all oxidation state from +1 to +4 tend to disproportionate in acidic solution। बेसिक सोल्यूशन में नहीं, एसिडिक सोल्यूशन में डिस्प्रपोर्शनेट होने की टेंडेंसी है। जैसे एक रिएक्शन यहां पे लिखी हुई है, नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, नाइट्रिक एसिड में +5 और नाइट्रिक ऑक्साइड में +2। तो आप देखो यहां पे डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। Similarly, in case of phosphorus, nearly all intermediate oxidation states disproportionate into +5 and -3, both in alkali and acid। अब यहाँ पे क्या चेंज है? बोल रहा है कि ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है एल्कलाइन मीडियम में भी और एसिडिक मीडियम में भी। फास्फोरस की जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो एल्कलाइन और एसिडिक मीडियम दोनों में डिस्प्रपोर्शनेट होती है, जबकि नाइट्रोजन की जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट होती है। ठीक है? नाइट्रोजन की इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट एल्कलाइन मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होती, सिर्फ एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट होती है। बट फास्फोरस की जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो एल्कलाइन और एसिडिक मीडियम दोनों में डिस्प्रपोर्शनेट होती है। और यहां पे एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जब ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है, तो डिस्प्रपोर्शनेट होकर के ये अपने हाईएस्ट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। ये डिस्प्रपोर्शनेट होकर के अपने हाईएस्ट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। फास्फोरस की बात की जा रही है। जैसे अगर हम कंसीडर कर रहे हैं H3PO2 को, H3PO2 को अगर स्लाइटली हीट करते हैं, तो हीट करने पे क्या होता है? हीट करने पे ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है, H3PO4 बना लेता है और PS3। H3PO4 और PS3। अब यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखो +5 है और यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3। +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड -3 मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरीके से अगर हम कंसीडर करें H3PO3 को, H3PO3 जब डिस्प्रपोर्शनेट होता है, तो यहां पे भी आप वही बात देख रहे हो, ये +5 और ये -3। ये जो फास्फोरस के एसिड्स हैं, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। ये एसिड्स जो है, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। अभी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिखा था, तो उस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैंने डीएमिनेशन रिएक्शन के बारे में आपको बताया था। वहां पे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को हम H3PO2 के साथ हीट करते हैं
तो H3PO2 के साथ हीट करने पे वो रिड्यूस होकर के बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली उस रिएक्शन में जो H3PO2 है वो खुद ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होकर के वो H3PO4 में कन्वर्ट होता है। H3PO2 ऑक्सीडाइज होगा H3PO4 में और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को वो रिड्यूस करेगा बेंजीन में। आगे देखो, बोल रहे नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल नहीं है। डी ऑर्बिटल नहीं है तो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं पाएगा ये। 4 बॉन्ड भी बनाता है तो वो भी अमोनियम सॉल्ट के फॉर्म में। नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4 सिंस ओनली 4 1s and 3p orbitals are available for bonding. The heavier elements have vacant d orbitals in the outermost shell, which can be used for bonding and hence expand their covalence as in pf6. तो pf6 नेगेटिव, pf6 नेगेटिव है तो यहां पे इसकी कोवेलेंसी अगर आप देखो तो 6 तक जा रही है। तो ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है। क्यों एक्सपैंड हो रहा है? क्योंकि फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल है। तो नाइट्रोजन और जो ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है? नाइट्रोजन अपना मैक्सिमम कोवेलेंस 4 तक ले जा सकता है, जो अदर एलिमेंट्स है वो अपना मैक्सिमम कोवेलेंस को 6 तक ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल नहीं है और बाकी एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक बार ये पूरा डिस्कशन जो ऑक्सीडेशन स्टेट का है इसको हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। तो क्या बोला गया यहां पे? बोला द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर -3 +3 एंड +5। ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी, -3 +3 एंड +5। The tendency to exhibit -3 oxidation state decreases down the group due to increase in size and metallic character. Size बढ़ रहा है, metallic character बढ़ रहा है, इसलिए -3 oxidation state को एक्वायर करने की टेंडेंसी डिक्रीज करेगी ऊपर से नीचे जाने के। In fact, last member of the group bismuth hardly forms any compound in -3 oxidation state. ठीक है, फिर आगे देखो, बोला द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। द ओनली वेल कैरेक्टराइज्ड बिस्मथ 5 कंपाउंड, बिस्मथ +5 कंपाउंड इज BiF5। द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases and that of +3 oxidation state increases due to inert pair effect। ठीक है, तो inert pair effect की वजह से क्या होगा? जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। नाइट्रोजन exhibits +1, +2, +4 oxidation states also when it react with oxygen। तो नाइट्रोजन अपने ऑक्साइड के फॉर्म में +3, +5 के अलावा कौन कौन सी और ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर कर लेता है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। Phosphorus also shows +1 and +4 oxidation states in some oxo acids। ऑक्सो एसिड के फॉर्म में फास्फोरस +1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्वायर करता है। फिर आगे जो इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि बोला इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +1 to +4 टेंड टू डिस्प्रपोर्शनेट इन एसिडिक सॉल्यूशन। +1 से +4 तक की जो ऑक्सीडेशन, ध्यान देना इसकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। तो इसके बीच की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 से +4 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। इन ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में अगर नाइट्रोजन है एसिडिक सॉल्यूशन में
तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। ठीक है, नाइट्रोजन अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। जबकि फास्फोरस के बारे में क्या बोला गया? फास्फोरस के बारे में बोल रहा है कि फास्फोरस की जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो एसिडिक मीडियम और एल्कलाइन मीडियम दोनों में ही डिस्प्रोपोर्शनेट होती है। एसिडिक मीडियम और एल्कलाइन मीडियम दोनों में ही ये डिस्प्रोपोर्शनेट होती है। तो बोल रहा है कि इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +1 to +4 टेंड टू डिस्प्रोपोर्शनेट इन एसिडिक सॉल्यूशन। ये एग्जांपल गिवन है। और बोल रहा है सिमिलरली इन केस ऑफ फास्फोरस नियरली ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू +5 and -3 बोथ इन एल्काली एंड एसिड। However, +3 oxidation state in case of arsenic, antimony and bismuth becomes increasingly stable with respect to disproportionate। तो यहाँ पे बोला गया कि आर्सेनिक तो बिस्मथ अगर आप देखोगे तो जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है डिस्प्रोपोर्शनेशन के टूवर्ड्स वो लगातार बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ रही है बताओ? आर्सेनिक से बिस्मथ तक जाने में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की डिस्प्रोपोर्शनेट होने की टेंडेंसी क्यों डिक्रीज कर रही है? क्यों डिक्रीज कर रही है बताओ? सोचो इसकी क्या वजह हो सकती है? डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहता इसका क्या मतलब है? डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहता मतलब वो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो रही है, उस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। इनर्ट पेयर इफेक्ट है, इसका जवाब सही है। ठीक है, बिस्मथ के लिए सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो जब उसकी सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो वो दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों कन्वर्ट होना चाहेगा? समझ में आया कि नहीं? तो अगर किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट की डिस्प्रोपोर्शनेट होने की टेंडेंसी नहीं है इसका मतलब है कि वो उस ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में स्टेबल है। तो +3 की स्टेबिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में जो डिस्प्रोपोर्शनेट होने की टेंडेंसी है वो डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो आर्सेनिक की +3 की डिस्प्रोपोर्शनेट होने की टेंडेंसी इन आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ को अगर कंपेयर करें तो सबसे इजीली कौन डिस्प्रोपोर्शनेट होगा? आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी और सबसे डिफिकल्ट होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन बिस्मथ का। तो यही बात यहां पे बोली जा रही है कि हाउएवर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ becomes increasingly stable with respect to disproportionation। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? देखो एक चीज बता दूं आपको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी पहले 100% इंश्योर करो। एनसीईआरटी में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसका सही से मतलब समझो, वो बात क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जो थोड़ी बहुत है, मैं आपको बता दूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं एनसीईआरटी के अलावा आपको मैक्सिमम 20% एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूंगा, जबकि वही चीज जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आएगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लगभग 50% या 60% तक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें एनसीईआरटी के आसपास ही रहना है, बट एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो है ना वो पूरी अच्छे से समझ में आनी चाहिए।
क्योंकि उसमें भी बहुत सारा हिडन फैक्ट है, वो क्लियर होना चाहिए, उसकी सही मीनिंग समझो तभी आगे बढ़ो। और जैसे मैंने आज यहां तक कवर करा दिया है, तो आपको अपने आप से नेक्स्ट क्लास, कल जब क्लास होगी तो कल की क्लास से पहले ये एक बार फिर से रिवाइज होना चाहिए। मल्टीपल रिवीजन की जरूरत है बेटा, तब जाकर के ये सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जाएगी। आगे बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4 सिंस ओनली 4 orbitals are available for bonding. The heavier elements have vacant d orbitals in the outermost shell, which can be used for bonding and hence expand their covalence as in pf6 negative. तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन है। इसके बाद फिर एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन को डिस्कस किया गया है कि नाइट्रोजन जो है वो एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज क्यों दिखाता है बाकी एलिमेंट्स के कंपेयर में। तो अगर आप पहले अपने आप से सोचो कि नाइट्रोजन का जो बिहेवियर है वो अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से क्यों डिफर करता होगा, तो इसके लिए आपको ग्रुप 13 और ग्रुप 14 एलिमेंट में जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी में एबनॉर्मलिटी है उसको समझना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट एलिमेंट को देखो तो उसका साइज एक्सेप्शनली स्मॉल है। अब ध्यान से समझो, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना। फर्स्ट एलिमेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट का साइज क्या है? एक्सेप्शनली स्मॉल साइज है। साइज छोटा है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एबनॉर्मली हाई होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी एक्सेप्शनली हाई होगी अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के कंपेयर में। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, उसका साइज छोटा है। साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा होगी, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू लार्ज होगी। और फर्स्ट मेंबर में एक और प्रॉब्लम हमेशा देखने को मिलेगी, फर्स्ट मेंबर यानी कि सेकंड पीरियड एलिमेंट है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो उसके वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल है नहीं, डी ऑर्बिटल नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा, वो अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता। बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकते। एक और बात, क्योंकि उसका साइज छोटा है तो इस वजह से उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी होगी, जिसको बोलते हैं पी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। वो खुद के साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकता है, खुद के साथ भी कर सकता है, दूसरे के साथ भी कर सकता है। आप देखो, अगर कार्बन को देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। तो आप देखो वो अपने साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है और दूसरे एलिमेंट के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। बट ये टेंडेंसी आपको फास्फोरस में नहीं मिलेगी, ये टेंडेंसी आपको मतलब सिलिकॉन में नहीं मिलेगी, जर्मेनियम में नहीं मिलेगी, सिर्फ कार्बन में मिलेगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके अंदर एक स्पेशल टेंडेंसी होगी, क्या? पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। जबकि जो बाकी एलिमेंट्स है उनके पास डी ऑर्बिटल होता है, तो डी ऑर्बिटल की वजह से वो बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करके वो बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी इनकी प्रॉपर्टी में एबनॉर्मलिटी आती है। यानी कि अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को देखें तो फर्स्ट एलिमेंट बाकी एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज में क्यों डिफर करता है? पहली बात, उसका साइज बहुत छोटा है। दूसरी बात, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, ठीक है। और उसके अंदर वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल नहीं है, ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता। और उसके साथ क्या है? उसके अंदर पी पाई बॉन्डिंग की कैरेक्टरिस्टिक है। यही सारा डिस्कशन आपको यहां पे पढ़ करके मिलेगा, ठीक है। तो आप एक बार इसको खुद से पढ़ जाना, मैंने जो इंफॉर्मेशन बताई हुई है उसको दिमाग में रखते हुए आप एक बार इसको रीड कर लेना, आपको हर बात लिखी हुई मिलेगी।
फिर मैं कल की क्लास में एक बार इसको एक्सप्लेन करते हुए फिर आगे बढ़ूंगा। ओके बेटा। अच्छा, कल आपका टेस्ट होना है एल्काइन और एरीन्स का, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। 7:30 to 8:30 टेस्ट होगा, देन क्लास होगी।